अब ये तो लड़कों के बारे में हमने बता दिया, एबल नारी तो है लेकिन हमारे में भी तो खामियां होती होगी। यस राइट, छोड़कर आए हो, अपना घर छोड़कर आपको जाना है। अब ये सिस्टम को आप अगेंस्ट जाओ, आप लड़के को घर जमाई करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आप लीव करने वाले हो अपने पेरेंट्स को, तो जाने के बाद फिर भी आप उनके अंडर इन्फ्लुएंस रहोगे या हर टाइम आपकी मम्मी आपको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करती रहेगी, इट वोंट बी प्रोग्रेसिव फॉर योर मैरिज। हम मतलब इसी रिश्ते को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी हैव द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर, राइट? हम किसी अपने बच्चे को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। अरे यार ये अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है, चलो इसे रिप्लेस कर दो। अपने पेरेंट्स को तो नहीं कहते यार पापा मुझे बहुत ज्यादा आप स्ट्रिक्ट हो, बहुत डिसिप्लिन हो, चलो आपको रिप्लेस कर देते हैं। व्हाई ओनली इन दिस रिलेशनशिप? दैट इज व्हाट टेकिंग समवेयर द अनड्यू एडवांटेज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन कहीं पे रॉन्ग लेते हैं कि हमारी मर्जी है कि अगर हमसे थोड़ा भी कुछ भी गलत हो गया उनसे तो हम उनके ऊपर झपट पड़ेंगे, हम उनको वी विल टीच देम अ लेसन, राइट। वी विल टेक दैट। ये बातें करना है तो आप प्लीज शादी ना करो, बिकॉज शादी में हमेशा इंटरडिपेंडेंसी आएगा इन लव। बट व्हेन वी से आई लव यू, इट इज नॉट अ ग्रेट टर्मिनोलॉजी, it's not a great statement, it's a very selfish statement. Yeah. The very important thing is rather than I love you, the focus goes on I. Instead of that, it must be on my partner. वो शादियां रचाते हैं, शादियां जमाते हैं, प्रपोजल्स देते हैं, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी तो चेक करते हैं, कितना है आपके पास, क्या है हमारे पास, क्या है आपकी क्या प्रॉपर्टी है, हमारी क्या है, ये सारी चीजें आती है। सेम वे इवन इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी आजकल देखते हैं कि हाउ मच टैलेंटेड द पर्सन इज। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी तो मैटर करता है, राइट? अब ये सब मतलब इंटेलेक्चुअल हो गया, सोशल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, उस तरह प्रोफेशनल भी हो गया कि कहाँ जॉब करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज अगेन एड ऑन एडवांटेज कि आपका स्टेटस उससे बढ़ता है। इन सब में ये सारी कंपैटिबिलिटीज आप चेक करते हो। उसके साथ साथ आप जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर देते हो, राइट? मेडिकल भी तो है कंपैटिबिलिटी, राइट? वो भी हम करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी मिस इज द इमोशनल कंपैटिबिलिटी, यू नो, because that is the crux of any relationship. Lack of courage, lack of decision making, and there is no clarity why I'm getting married. I have chosen this girl, why I have chosen this girl, there is no clarity about it. मतलब गर्ल्स ही उन्हें वो चांस देते हैं, they give the chance for their husband to take them for granted, क्योंकि उन्हें लगता है मैरिज में कॉम्प्रोमाइज है, मैरिज इज द एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज के मतलब उसमें वो इतने ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती है वो रिलेशनशिप बिकॉज दे अलाउ देयर पार्टनर टू टेक देम फॉर ग्रांटेड। चलो यहाँ पर ऐसे बात करें कि पीपल मैरी इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड दे टेक डिवोर्स इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, कि ये शादी तो करेगी लेकिन बाद में ये भाग जाएगी। शी विल लीव दिस हस्बैंड मे बी ऑन फाइलिंग एनी फॉल्स केस व्हाटएवर XYZ, लेकिन उसने ये रोक के ये बात मतलब सामने बोल दी कि मेरा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट, घर के प्रेशर से मैं ये काम कर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंटल प्रेशर आई एम डूइंग दिस। अब बातें हो गई, फिर वो लड़का आ गया, उसे बोला था 20 मिनट बाद आ जाना वापस, आ गया तो सारी चीजें क्लियर होगी, वो रिलेशनशिप नहीं चली डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट एक रिश्ता टूटते टूटते बच गया। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो लड़की ने मतलब ये भी एक्सेप्ट किया कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। फिर बाद में इस लड़के की मतलब दूसरे प्रपोजल देखकर शादी भी होगी, दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग देयर 1.5 year ऑफ रिलेशनशिप, आई मीन ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हमें प्री मैरिटल कोचिंग में पता चलती है। मतलब शादी के बाद तुरंत 8 दिन, 10 दिन, महीने, 3 महीने, 6 महीने में जो चीजें हमें पता चलने वाली है, अगर वो पहले ही पता हो, सो वी विल गेट मोर प्रिपेयर्ड टू यू नो एटलीस्ट फेस इट, रेक्टिफाई इट, रिपेयर इट। वेलकम टू एबल नारी। आज मैं बहुत खुश हूँ और दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ भाई, इसलिए क्योंकि एबल नारी ने एक जर्नी जी है अपने आप में। कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ तक पहुंच गए। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड योर वाह इन विवाह। यस, क्या आप भी हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहते हैं? वेल, 5 एपिसोड्स की ये सीरीज रहेगी और बहुत मजा आने वाला है बिकॉज स्पेशली हमने ये निकाली है सीरीज फॉर मिलेनियल्स। यस, यू हर्ड मी राइट। शादी नहीं करनी, अभी क्या जरूरत है। आजकल के मिलेनियल्स कहते हैं कि शादी जैसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिडंडेंट हो गया है। भाई नहीं, हाँ, कोई भी रिलीजन उठाएं या फिर रिलीजन नहीं भी उठाएं, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। अब भला ये इंस्टीट्यूशन कैसे है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं इन 5 फैंटास्टिक
episodes में. All right. So this series is in collaboration with Leena Paranjpe, the Millennial Marriage Coach. Yes, Able Nari is proudly collaborating with Leena Paranjpe ji. She is the India's only millennial marriage coach. She has been a speaker. She's also an author जिन्होंने किताब लिखी है Detox Your Marriage. And she has addressed more than 4,000 couples, married couples, और जिनको रास्ते पे लेकर आएंगे वो. तो मिलना चाहेंगे उनसे जी. चलिए, you're more than welcome, Leena ji. Thank you so much. It's an honor for Able Nari कि आज हम लीना जी से कोलैबोरेट कर रहे हैं और कुछ बहुत ही मीनिंगफुल करने वाले हैं. लीना जी, मेरा ये इरादा है कि अगर एक या दो बच्चे भी हमारी सीरीज से कुछ भला कर गए, सो आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई, है ना? क्या कहते हैं आप? Yes, Poonam. So first of all, let me thank you and Able Nari to introduce me and giving me this opportunity to share my thoughts for millennial marriage. Yeah. So जैसे मैं बताऊं, these episodes are, as you rightly said, that these episodes are going to rock and they are going to give the insights for the today's marriage, instant marriage, as well as the repercussions of that marriage. Same way, I would like to thank you first of all to take this topic, for the introduction. This is really the need of an hour in today's world. Yeah. मैं ये महसूस कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि अरे वाह, क्यों ना कोलैबोरेट किया जाए. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बैंड बाजा बारात के साथ और बल्ले बल्ले के साथ आपका स्वागत है. तो लीना जी, सबसे पहले शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन. आप बताइए आपकी जर्नी. हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एज मैरिज कोच, that too in a country like India, जहाँ it's not a very generic thing. तो क्या ऐसी आप बीती आपके साथ जो आप यहाँ तक पहुँचे, please? Yes. So I have been into a training industry since 1994. So in that, what happened is, like, I used to get the insight that I get connected very fast. People used to reveal so many things with me. बहुत लोग कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करते थे. तो इससे ये पता चल गया कि कहीं पे वो कनेक्टिविटी मैं बिल्ड कर पाती हूँ. इसीलिए 2016 में जैसे मेरी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ यूनिक लाइफ का मतलब वो इंस्टीट्यूट जैसे अपने आप ऑटोमोड लेवल पर आ गई थी, कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि 2016 के आगे कि कहीं ना कहीं मैरिज काउंसलिंग तो बहुत सारी हो रही है, बट स्टिल देयर इज अ अलार्मिंग डिवोर्स रेट. मतलब देयर आर मल्टीपल काउंसलर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बट द अलार्मिंग रेट ऑफ डिवोर्सेस gave me somewhere the insight कि कुछ नेक्स्ट लेवल पर करना चाहिए. इसीलिए ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया, क्यों न सिर्फ गाइडेंस या एडवाइस दे, उसके आगे जाकर कहीं ना कहीं एज अ कोच हम इन कपल्स को या इन इंडिविजुअल स्पाउसेस को उनसे ये चीज़ें एक्शन में करवा के लें. That's how the concept of marriage coaching came in my mind. And in this journey, of course, I have gone through many ups and downs in my own life. I have coached my own marriage. So I and Suhas, my husband, we have taken 7 long years to build this acceptance and understanding with each other. मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं 7 साल टाइम मैं स्पेंड कर पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि आज के मिलेनियल्स का कहीं टाइम मैं सेव कर पाऊँ बाय शेयरिंग ऑल दोस टेक्निक्स, बिकॉज वी कुड कम ओवर दैट, वी कुड गॉट मोर सॉल्यूशंस. तो ये टाइम उनका सेव हो सकता है. बस इसी इंटेंशन से I took the accreditation as an international coach with the International Coach Federation as a coach, and I started exploring that coaching module into marriage. Because जैसे coaching module use करते हैं, they use in business because people become business coaches, life coaches, sales coach, mind coach. Why can't we use this module into marriage? And that's how marriage coaching concept came into my mind. Now I would say that it has become the purpose of my marriage. वाह. तो शुरू करते हैं फिर. बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, एंड हाउ
जितना ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ से वो चीज निकली होती है तो वो अपने आप में एक बहुत ही पैशनेट कॉज बन जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में ये जान के। एंड उसी से पता चलता है कि हाउ डेडिकेटेड यू आर इनटू दिस एंड हाउ सीरियस यू आर। Yeah. इट्स नॉट कि चलो जो दिल में आया कर लिया, बट यू हैव एन एजेंडा। सो many many congratulations to you for that, and congratulations for your sustained marriage Yeah. and It's been 27 years now. yeah Yeah. and शुरू करते हैं। तो आज है एपिसोड नंबर 1 ऑफ द सीरीज कॉल्ड फाइंड योर वाह इन योर विवाह। सो आज के एपिसोड का नाम है प्री मैरिटल, शादी से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो सबसे पहले लीना जी ये बताइए, मेरा ये सवाल है कि भाई ये कोचिंग और काउंसलिंग क्या भला है, मतलब क्या फर्क है इनमें और क्यों जरूरी है? शादी से पहले मैंने तो बस ये सुना था, या मैंने खुद भी यही किया था कि मुझे ट्रूसो प्लानिंग करनी है, कौन सी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट होनी चाहिए, कौन सा लहंगा होना चाहिए, क्या वेन्यू होना चाहिए, कितने फंक्शंस होंगे। बट आई नेवर थॉट ऑफ कि शादी से पहले काउंसलिंग विद योर वुड बी, कभी सोचा नहीं, कभी सुना नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैं भी 15 साल की शादी के बाद ये कहना चाहूंगी कि शायद जरूरी है। मन में आता था मुझे, आप एकदम सही टाइम पे मिले। तो प्लीज ये मिथ भगा दीजिए, ये है क्या कोचिंग एंड काउंसलिंग? Okay, so again I would say with due respect to all the counselors, तो counseling तो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। अभी तो लोग मतलब बहुत कंफर्टेबल भी हो रहे हैं काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग इज अ गाइडेंस और द एडवाइस विच इज गिवन to the couples as well as the individual spouses also. But couple counseling बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। अब ये प्री मैरिटल भी लोग करने लगे हैं, जहाँ हम प्री मैरिटल की बात कर रहे हैं। कोचिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट पूनम। जैसे काउंसलिंग अगर एडवाइस है, गाइडेंस है, सो कोचिंग इज अ हैंड होल्डिंग टू एक्सप्लोर द मोर एंड मोर पॉसिबिलिटीज, okay, to understand and accept your partner, to build the foundation. So it is not a direct guidance, it is not a direct advice, because the guidance and advice comes from their own experiences, while as a coach I work as a catalyst. Coaching it's more important to bring out the best in a person. It is more important to get more insights, you know, from a different angle, क्योंकि हम एक ही एंगल में जज नहीं कर सकते। सो जो भी एडवाइस और गाइडेंस दिया हुआ है उसे एक्शंस में उतारना, दैट इज व्हाट अ कोच डज। ओके, बिकॉज ओनली गिविंग एडवाइस एंड गाइडेंस विल नॉट वर्क. So let the results start speaking after implementing those advices, after implementing those suggestions. तो थोड़ा बताइए कि वो आपका प्रोसीजर कैसे रहता है अगर कोई लेना चाहे प्री मैरिटल कोचिंग, तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 कॉल अवे हैं आप, और जब मर्जी मेरे को छोटी से छोटी प्रॉब्लम आई, कुछ डबल माइंडेड में हुई, कुछ डाउट आया, तो मैं उठा के फोन कर सकती हूँ एक कोच को? ओके, यस। सो लेट मी टेल यू कि प्री मैरिटल कोचिंग के लिए पहले आपने कभी कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे आपने, वी आर नॉट मैच मेकर्स एंड ऑल दैट, यू हैव चोजन योर राइट मैच, मे बी दिस इज राइट फॉर यू एट दैट मोमेंट। तो वो राइट है या रॉन्ग है, ये जानना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ योर मैरिज, कि वो बंदा या वो बंदी आपके लिए क्या सोच रहा है, किस हिसाब से उसने आपके साथ शादी करने के लिए वो राजी हो गया है या गई है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर। तो उसके लिए यू कैन जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट, यू कैन बुक अ क्लैरिटी कॉल, एंड डेफिनेटली यू कैन a call away. I'm just 1 call away. We can talk, and here one consultation is being done. This is a 1-hour engagement. In 1-hour engagement mein I will be understanding more about your upbringing, your current challenge, maybe a dilemma you can call it as. तो यहाँ होता ऐसे है कि जैसे हम कंसल्टेशन में बातें करेंगे, हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी कि मैं इसी बंदे को या इसी बंदी को मैं क्यों चूज कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं ये कर रही हूँ तो मैंने कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्योंकि जिस रिश्ते पर ये आप सारा तामझाम करने वाले हो या वेडिंग करने वाले हो, दिस सेलिब्रेशन विच यू आर गोइंग टू एंजॉय, उसकी नींव तो हमको बांधनी है पहले। वी हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ दैट रिलेशनशिप, राइट। और आफ्टर दैट
तो ये आप दोनों को साथ बिठा के करते हैं या इंडिविजुअली भी होता है एंड देन कपल कोचिंग भी होती है? Yes. So premarital coaching में you have a choice that you can contact me, individual spouses as well as a couple also, because that time everything is in a good condition. Everybody is in a goody mood, and they Cozy want to, yeah, very positive also in their mind, because they want to celebrate that wedding. That is what their destination or their focus is mainly. तो यहाँ कपल तो आराम से आ सकते हैं, अगर आते हैं तो इसके बाद, इस कंसल्टेशन के बाद, मतलब 1 आवर एंगेजमेंट के बाद, देयर इज अ 1 मंथ कोर्स पूनम. दिस 1 मंथ कोर्स विल हेल्प, like it is segregated into 4 parts. First week, second week, third week and fourth week. So first week is allocated for the bride. The second week is given for the groom. Third week is as a couple you can join, because you need to understand and identify the weaknesses and strengths of each other also, right? And get prepared for that. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और फोर्थ वीक रखते हैं पेरेंट्स इन लॉ और पेरेंट्स के लिए, ताकि पूरी फैमिली इसका फायदा उठा सके. पूरी फैमिली को बहुत क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से चीजें आगे लेकर जाने के लिए बहुत मतलब फायदा हो सके उससे. दैट विल बी मच मोर सपोर्टिव एंड हेल्पफुल फॉर दैम. राइट. हाँ, अगर छोटी छोटी जो आदतें होती हैं वो पहले ही अगर हम एक दूसरे के बारे में जान जाएं और उसी पॉइंट से अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, तो आई थिंक इसमें काफी इजी होगा टू डील विद द सिचुएशन इन द मोमेंट. राइट. तो अगर लड़की बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है तो ये सारी बातें, क्योंकि फर्स्ट वीक अगर लड़की के लिए हम रख रहे हैं, फर्स्ट कोर्स ऑफ द फर्स्ट वीक इज द कोर्स इज ओनली फॉर द ब्राइड. तो उसमें उसकी अपब्रिंगिंग, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स, उसका माइंड मैपिंग, उसका नेचर, उसका द डीलिंग विद सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस, ये सारी बातें सामने आ जाती है. सो इट बिकम्स वेरी इजी कि मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ लड़की के साइड से. अगर वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसे डील कैसे किया जाए. शॉर्ट टेम्पर्ड होना तो कोई गलत बात नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि ये गलत है या सही है. वी आर नो वन टू जज, लेकिन उसे डील भी तो करना आना चाहिए. समथिंग शी इज लैकिंग, दैट इज व्हाई हर एनर्जी इज गेटिंग चैनलाइज्ड इनटू एंगर. तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है उसके पास. मे बी उसे प्यार नहीं मिला होगा, मे बी उसने झगड़े देखे होंगे अपने पेरेंट्स के, समथिंग मस्ट बी देयर. तो इस तरह अगर सामने बातें आती है तो द कपल गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर इट आफ्टर द मैरिज. तो आपको लगता है कि लोग ओपन अप होते हैं इन 4 मीटिंग्स में? यस, people open up in the first consultation itself. That is why I said in my introduction, Poonam, that in this last 1994 onwards, when I was in the training industry, I got this insight that people get connected to me very fast. Very soon they share their confidential matters to me, with me, so that trust they build. Yeah. And once this trust is built, so they are using it to actually build the foundation and the base of their marriage. राइट. तो ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, बट थोड़ा अगर ऊपर ऊपर से आप हल्की फुल्की एक आधा कुछ बताएं एनेक्डोट्स हमारे दर्शकों के लिए. Yeah, anecdotes के बदले भी ना, I would like to share one case study. Is it okay if I can share? I mean, मैं तो बोल नहीं पा रही थी तो आपने खुद ही बोल दिया, तो भाई क्या बात है. चलो, so with due respect to their all details, of course I will not open up that. But एक लड़की को पसंद किया था, लड़की ने भी लड़के को पसंद किया था. घर के फैमिली मेंबर्स ने भी एक दूसरे के साथ बातचीत होके सब कुछ अच्छे से चल रहा था. और सडनली कुछ 15 दिन के अंदर ये लड़की ने कांटेक्ट करना उस लड़के से बंद कर दिया. ये लड़का क्वेश्चन मार्क में है. ही वॉज नॉट इन टू एनी अर्लियर रिलेशनशिप, ताकि वो एक ही लड़की को देखा था उसने, एक ही में भी 3-4 लड़कियों को देखा था, ये 5th लड़की थी, लेकिन प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया था. चलो बातें आगे चली. 15 दिन से लड़की कांटेक्ट नहीं कर रही है. इससे क्वेश्चन मार्क है, भाई मैंने क्या किया ऐसा, ना कुछ मैंने गलत बोला है, ना कभी कुछ इंसल्ट किया है, हुआ क्या है. 15 दिन के 20 दिन हो गए, 20 के सवा महीना 1.5 महीना हो गया, एंड देन दोस पीपल कॉन्टेक्टेड. लड़के वाले जैसे कांटेक्ट कर लिया, तो तभी कोरोना ये चीजें नहीं थी ऑफ कोर्स. तो इट वाज आई यूज्ड टू एक्चुअली रीच आउट टू द डेस्टिनेशन, जहां भी जाना हो. तो हमारी बात जैसे ऑफिस में मेरे केबिन में बैठकर होगी, तो हम चले, मैंने कहा चलो उस लड़की के ऑफिस चलते हैं. कहीं ना कहीं उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैं आ रहा हूँ करके मिलने के लिए. डोंट टेल हर दैट यू हैव हायर्ड माय मैरिज कोच एंड यू आर कमिंग विद लीना परांजपे. प्लीज डोंट टेल एनीथिंग, नो नीड ऑफ दैट. अपना इंटेंशन बहुत क्लियर है. तो हम उसके ऑफिस पहुंचे, वहां रिसेप्शन में बुलाने के लिए कहा. जैसे वो लड़की आ गई तो चौक रह गई, क्योंकि मैं भी साथ में थी उस लड़के के. उसके बाद कैंटीन में हम लोग गए. फिर कैंटीन में गए और विद इन 7-8 मिनट्स पूनम शी स्टार्टेड गेटिंग
शी गॉट कनेक्टेड विथ मी, मेरी बातों से समझो, लेकिन वो कनेक्ट हो गई और मैंने कहा चलो ठीक है हम बात कर लेते हैं, तब तक ये बंदा बाहर चला गया. तो इट वॉज अ गुड टाइम फॉर मी टू टॉक विथ हर टू अंडरस्टैंड द अदर एंगल. है जैसे पता चला ये लड़की ने ओपन अप होना शुरू कर दिया. शी वॉज इन टू अ रिलेशनशिप, इन टू अ सीरियस रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम गाय. इस लड़की का यही क्लियर कट पिक्चर उसके सामने था कि ये शादी तो करेगी लेकिन बाद में ये भाग जाएगी. शी विल लीव दिस हस्बैंड मे बी ऑन फाइलिंग एनी फॉल्स केस वॉट एवर XYZ. लेकिन उसने ये रोक के ये बात मतलब सामने बोल दी कि मेरा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट. घर के प्रेशर से मैं ये काम कर रही हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंटल प्रेशर आई एम डूइंग दिस. अब बातें हो गई, फिर वो लड़का आ गया, उसे बोला था एक 20 मिनट बाद आ जाना वापस. आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो गई. वो रिलेशनशिप नहीं चली डेफिनेटली, लेकिन एटलीस्ट एक रिश्ता टूटते टूटते बच गया. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट. वो लड़की ने मतलब ये भी एक्सेप्ट किया कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं. फिर बाद में इस लड़के की मतलब दूसरे प्रपोजल देखकर शादी भी होगी. टुडे दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग देयर 1.5 year ऑफ रिलेशनशिप. आई मीन ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हमें प्री मैरिटल कोचिंग में पता चलती हैं. मतलब शादी के बाद तुरंत 8 दिन 10 दिन महीने 3 महीने 6 महीने में जो चीजें हमें पता चलने वाली है, अगर वो पहले ही पता हो, so we will get more prepared to at least face it, rectify it, repair it. Somewhere we get that time. Right. Definitely. तो लीना जी ये बताइए, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शादी भी एक मैथ्स का फॉर्मूला है. ऐसा क्या है जो मतलब हस्बैंड वाइफ लैक करते हैं? इट्स अ सिंपल ह्यूमन इक्वेशन. और जैसे बहन भाई साथ में रहते हैं, पेरेंट्स बच्चे साथ में रहते हैं, तो ये बाय चॉइस हस्बैंड वाइफ साथ में रहना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू शेयर देयर लाइफ. तो ऐसा क्या होता है कि इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी आप अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हो, अपने बहन भाई को एक्सेप्ट करते हो. अक्सर ये बोला जाता है कि एक ही घर के 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं. उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें उनके खुद के बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके बावजूद ये बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है रोज रोज की खटपट के पीछे. सो आई रियली वांट टू नो कि ये क्या लैकिंग है. चलो यहाँ पर ऐसे बात करें कि पीपल मैरी इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड दे टेक डिवोर्स इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस. राइट? वाह वाह वाह. Just People because marry in pursuit of happiness and they divorce in search of happiness. Search and pursuit. Wow. All right. Amazing. so the point is कि हम मतलब इसी रिश्ते को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी हैव द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर. राइट? हम किसी अपने बच्चे को तो रिप्लेस नहीं कर सकते. अरे यार ये अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है, चलो इसे रिप्लेस कर दो. अपने पेरेंट्स को तो नहीं कहते यार पापा मुझे बहुत ज्यादा आप स्ट्रिक्ट हो, बहुत डिसिप्लिन हो, चलो आपको रिप्लेस कर देते हैं. व्हाई ओनली इन दिस रिलेशनशिप? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज आल्सो. बिकॉज एक और मैं बात, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, एक और, अब जब आपने ये वाली बात बोली है तो मैं ये बात भी बोलना चाहूंगी कि आपके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स बच्चे कैसे भी दिखते हो, किसी भी रंग रूप के हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आपने खुद किसी के साथ शादी करी है और एक टाइम के बाद आपको उसकी शक्ल भी देखना मंजूर नहीं होता है. Yeah. So this is lacking because somewhere, we have not accepted our partner as a partner. We have not started understanding that partner. जहां पर एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग की कमी होना पूनम, तो कहीं ना कहीं वो पराया लगता है या पराई लगती है और हमेशा वो दरार रहती है बीच में. तो कहीं मैं यही बोलना चाहूंगी इन कपल्स को कि एक कनेक्टिविटी बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट बिल्डिंग अ कनेक्टिविटी आप इस रिश्ते को उस प्रोसेस में नहीं डाल सकते. मतलब तो कनेक्शन बिल्ड करना ये भी एक प्रोसेस है. पहली बात तो दैट्स अ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेप यू कैन कॉल इट एज. एंड द सेकंड वन इज टू मेंटेन इट एंड टू ग्रो दैट मैरिज. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. चलो यहाँ पर हम बोलते हैं कि हस्बैंड क्या लैक करते हैं. कभी कभी हम देखते हैं इन मिलेनियल लड़कों को, मिलेनियल लड़के आजकल के बहुत ज्यादा, जो भी ऑब्जर्वेशन है मैं बोल रही हूँ, कोई ऐसे कोई पर्सनली या नहीं बिंदास आप बोलिए, हम एबल नारी हैं, हम कुछ भी बोल सकते नहीं. सो द पॉइंट इज यहाँ पर लड़कों की गलतियां ये होती है कि
they are much more under the influence of their parents and especially their mothers. गलत नहीं है प्यार करना, रिस्पेक्ट करना कतई गलत नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज तक करियर बनाने तक पेरेंट्स ने हमारी हेल्प कर दी है। चलो करियर मेरा सेट भी हो गया है, फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो चुका हूँ, अब मुझे पार्टनर ढूंढना है। अगर मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ तो फिर इट इज माई चॉइस, इट मस्ट बी माई कॉन्शियस चॉइस, क्योंकि जीना मुझे है, मेरे पेरेंट्स को नहीं है। तो कभी ना कभी उनको नो बोलना भी तो आना चाहिए आपको, जो आज तक आपने कभी बोला नहीं होगा शायद से। नो बोलना इज नॉट ए डिसरिस्पेक्ट, डेफिनेटली नॉट। इट इज अबाउट what you are actually showing your courage for your life. So ये lacking होता है आजकल के husbands में, lack of courage somewhere. Second point आता है lack of decision making. जहाँ पे अपनी खुद की डिसीजन वहाँ लेनी है, कॉन्शियसली आप सिलेक्ट करने वाले हो, वहाँ आप अंडर प्रेशर आकर, अंडर इन्फ्लुएंस आकर पेरेंट्स के या फैमिली मेंबर्स के आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप अभी लोगे तो उसका प्रॉब्लम आपको भुगतना है, उनको नहीं भुगतना है। दे हैव ऑलरेडी बीन मैरिड लास्ट सो मेनी ईयर्स। एंड यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स को अगर आप नो भी बोलते हो, they are much more able to understand you rather than your newlywed partner, right? क्योंकि newlywed partner के साथ कोई रिश्ता बना ही नहीं है अभी तक, तो वहां जस्टिस देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक तो वो करेज लैक करते हैं आजकल के हस्बैंड्स वुड बी हस्बैंड्स बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, मिलेनियल मेन, सो अनमैरिड मेन। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लैक ऑफ करेज है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, and there is no clarity why I am getting married. I have chosen this girl, why I have chosen this girl, there is no clarity about it. Just किसी ने बोल दिया कि रिश्ता अच्छा है, on monetary purpose आपने सब मैच करवा लिया, एस्ट्रोलॉजी पे मैच करवा लिया, सारी चीजें आपने देखी और आपको लगा कि यस करियरिस्टिक लड़की है या मे बी वो करियर में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, तो ठीक है, अच्छी है, दिखने वाली सुंदर है, चलो शादी कर लेते हैं। ऐसे शादियां होती है तो वो टूट ही जाएगी, या तो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन आना ही आना है, और वो फ्रिक्शन बहुत सीरियस लेवल पे आएगा, क्योंकि आपने कॉन्शियसली वो नहीं डिसाइड किया हुआ। दैट इज व्हाट आई फील। अब मिलेनियल, हर घर का जैसे एक सांचा होता है, एक मोल्ड, yes. मोल्ड के हिसाब से आपने कुछ लड़कियां शॉर्टलिस्ट करी और उसमें जो सबसे फिट बैठ गई, आपने सोचा उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो हमें फैमिली में सिर्फ फिट होने वाली लड़की नहीं चाहिए, पहले आप में फिट होने वाली लड़की चाहिए। अगर आपके साथ वो फिट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली, मार्क माय वर्ड्स, आई कैन वाउच ऑन दिस, वो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली को एक्सेप्ट करेगी और डेफिनेटली शी विल बी वन ऑफ दैम, आई मीन शी विल डेफिनेटली एडेप्ट टू दैट न्यू सराउंडिंग। ओके, अब ये तो लड़कों के बारे में हमने बता दिया। एबल नारी तो है, लेकिन हमारे में भी तो खामियां होती होगी, यस राइट। सो मिलेनियल लड़कियों में भी तो खामियां होती हैं। भाई आप अपना घर छोड़कर आए हो, अपना घर छोड़कर आपको जाना है, अब ये सिस्टम को आप अगेंस्ट जाओ, आप लड़के को घर जमाई करो, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन नॉर्मली अगर आप लीव करने वाले हो अपने पेरेंट्स को, तो जाने के बाद फिर भी आप उनके अंडर इन्फ्लुएंस रहोगे, या हर टाइम आपकी मम्मी आपको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करती रहेगी, it won't be progressive for your marriage. So there you need to tell your parents कि भाई अभी आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, तो अभी मेरी फैमिली है या मेरा हस्बैंड है, मेरा पार्टनर है, मेरी शादी है, तो उसे कहीं अप्स एंड डाउन से जाना, वॉट एवर इट इज, लेट मी एक्सपीरियंस दैट। अगर मैं चाहूं तो मैं आपके पास आऊंगी for taking the suggestions, taking the advice. If I seek the help, I will definitely come. लेकिन तब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, because let me experience my husband, let me experience my marriage first. ये बहुत important है, ऐसा मुझे लगता है। So वो एक पेरेंटल सपोर्ट की जो बात है ना, वो उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए। फियर सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा होता है लड़कियों के दिल में, जैसे शादी करते भी है ना, वो फियर के साथ कि मेरा डिवोर्स तो ना हो जाए। आजकल क्योंकि इतनी वेव आ चुकी है, इट हैज बिकम अ ट्रेंड समवेयर, गर्ल्स डोंट वांट द डिवोर्स टैग, लेकिन ये ना करते करते डिवोर्स का डर भी तो बैठ गया है सबके दिल में। फियर एंड इनसिक्योरिटी इज स्टिल देयर। तो वो डर
लड़कियों में खासकर ज्यादा होता है, बिकॉज दे फील मैंने इतना सारा करियर किया है, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर ये शादी मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि वो दूसरे के घर पे जाती है, अगर नहीं रह पाऊंगी तो फिर तलाक होगा, तो फिर ये सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी, ये भी तो बात है। तो ये फियर इनसिक्योरिटी इन लोगों लड़कियों के दिल में बहुत ज्यादा रहती है। थर्ड पॉइंट मैं यही बोलना चाहूंगी, व्हाट इज लैकिंग इन द गर्ल्स इज दे आर फाइनेंशियली ओवर इंडिपेंडेंट। ओवर इंडिपेंडेंस का मतलब है पैसा होना, करना, करियरिस्टिक होना, परस्यू करना इज नॉट रॉन्ग, देयर इज नोबडी हु कैन जज यू। लेकिन ओवर इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको पता है कि यहाँ तक मैं पैसे को एंजॉय कर रही हूँ, तो उसके बाद तो एटलीस्ट अगर ओवर इंडिपेंडेंस में आप करते रहे, उसी प्रोसीजर में गए, इन दैट अर्निंग, if it is sucking your happiness, what is the point of that money? So the point is, instead of going for the over independence and being more careeristic and still blaming your family कि मेरे लिए अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा है, या प्रपोजल बुरे ही है, या लड़का अच्छा नहीं है, instead of that, if you start focusing on your personal life, if you wish so, अगर आपको चाहिए करियरिस्टिक ही बनाना है अपनी लाइफ को, वैसे ही बनाओ आप, लेकिन ब्लेम ना करो पेरेंट्स को। गलती हमारी है कि हम इतने फोकस हो जाते हैं लड़कियां करियर में कि हम बाकी सब नहीं देख पाते हैं। मतलब हाँ, इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, अगर किसी लड़की को सच में शादी नहीं करनी है, then so be it, and for that matter even if a boy doesn't want to get married, that's also fine, बट हाँ, प्रेशर में आके कर लेना और फिर 10 साल बाद 15 साल बाद आके खुलना कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, अब शायद बात बहुत गलत हो जाती है। लेकिन अगर पहले से क्लैरिटी है, आई थिंक यहाँ से क्लैरिटी जो है मैं जरूर पिक करना चाहूंगी कि हाँ, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बाकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो अपने आप में लीना जी अच्छी बात है। सही बात है। अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड। मैंने एक बात की ओवर इंडिपेंडेंस। ओवर इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपको बाकी कुछ नहीं सूझता है एंड यू आर जस्ट परस्यूइंग योर करियर इन द जेस्ट ऑफ अर्निंग मनी, जहां आपकी एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस निकल जा रहा है। तो फिर आप शादी के बंधनों में अच्छा है कि मत बंधो। You don't get married, please. You don't have any right to play with the emotions just for your parents' sake. You can't play, with the boys' feelings and emotions, right? So please don't get married. Enjoy your single life. बहुत अच्छी बात है मतलब। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, गर्ल्स आर टेकिंग समवेयर द अनड्यू एडवांटेज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन कहीं पे रॉन्ग लेते हैं कि हमारी मर्जी है कि अगर हमसे थोड़ा भी कुछ भी गलत हो गया उनसे तो हम उनके ऊपर झपट पड़ेंगे, हम उनको वी विल टीच देम अ लेसन, राइट, वी विल टेक दैट। ये बातें करना है तो आप प्लीज शादी ना करो, बिकॉज शादी में हमेशा इंटरडिपेंडेंस ही आएगा। शादी का मतलब ही यही है। हाँ। मतलब ये जैसे उसकी गलती होगी, मान लो चलो उसने गलती की है, लेकिन देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग द रिवेंज और टीचिंग हिम अ लेसन देन एंड देयर इटसेल्फ। You are his partner. If you show the concern and the empathy towards him, I'm sure he will also understand that, right? क्योंकि होता ये है कि आप कहीं ना, इसका और अपोजिट साइड ये है, girls give the let the partner take them for granted. मतलब गर्ल्स ही उन्हें वो चांस देते हैं, दे गिव द चांस फॉर देयर हस्बैंड्स टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उन्हें लगता है मैरिज में कॉम्प्रोमाइज है, मैरिज इज द एडजस्टमेंट। उस एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज के मतलब उसमें वो इतने ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती है वो रिलेशनशिप, बिकॉज दे अलाउ देयर पार्टनर टू टेक देम फॉर ग्रांटेड, और उसमें फिर बाद में दे गो इन अ कंप्लेंट जोन, राइट। इसी के पहले अगर आप खुद बैलेंस्ड हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके डिसीजंस अगर क्लियर हैं, तो यू नीड टू एड्रेस दोज इश्यूज, यू नीड टू एड्रेस योर ओपिनियंस टू योर पार्टनर इन अ वेरी इफेक्टिव वे, ताकि आगे जाके वो चैलेंजिंग ना आए आपको। राइट। तो यहाँ से अब सीधा सीधा फ्लो जा रहा है कंपैटिबिलिटी की तरफ। तो कंपैटिबिलिटी चेक फॉर टीम वर्क, क्योंकि जैसा आपने बोला कि लैकिंग से उभर के आप एक दूसरे के को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ कैसे थाम सकते हैं, तो वो टीम वर्क कैसे आए,
जब हमने ये जान लिया कि अच्छा इसको थोड़ा गुस्सा आता है, इसको थोड़ा तीखा पसंद है, इसके दोस्तों के आगे मत बोलना, हमने एक दूसरे के सारे डूज एंड डोंट समझ लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मूड्स के साथ, इमोशंस के साथ जब वो तड़का लग रहा है, तो कंपैटिबिलिटी की बिरयानी कैसे बने? तो अभी कंपैटिबिलिटी चेक अगर हम करना चाहते हैं तो नॉर्मली वी सी दैट सोशल कंपैटिबिलिटी लोग देखते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे सी इवन इकोनॉमिक, दैट इज फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, राइट। सोशल कंपैटिबिलिटी का मतलब यही होगा सोशल स्टेटस के मुताबिक वो शादियां रचाते हैं, शादियां जमाते हैं, प्रपोजल्स देखते हैं। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी तो चेक करते हैं, कितना है, आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, आपकी क्या प्रॉपर्टी है, हमारी क्या है, ये सारी चीजें आती है। सेम वे इवन इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी आजकल देखते हैं कि हाउ मच टैलेंटेड द पर्सन इज। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी तो मैटर करता है, राइट। अब ये सब मतलब इंटेलेक्चुअल हो गया, सोशल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, उस तरह प्रोफेशनल भी हो गया कि कहाँ जॉब करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज अगेन एड ऑन एडवांटेज कि आपका स्टेटस उससे बढ़ता है। इन सब में ये सारी कंपैटिबिलिटीज आप चेक करते हो। उसके साथ साथ आप जैसे ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर देते हो, राइट। मेडिकल भी तो है कंपैटिबिलिटी, राइट, वो भी हम करते हैं। The most important part which we miss is the emotional compatibility, Poonam, because that is the crux of any relationship. If I am not able to accept and understand you, how we will be made for each other then? सिर्फ देख के, मेडिकली परफेक्ट होके, फिट होके, इंटेलेक्चुअली, प्रोफेशनली फिट होकर, लॉजिकली, मतलब बहुत मॉनेटरी लेवल पे, एस्ट्रोलॉजिकली आई एम सेइंग, एस्ट्रोलॉजिकली आई वुड से मॉनेटरी लेवल पर अगर हम कंपैटिबिलिटी चेक देखें तो मॉनेटरी लेवल पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, फिर भी वो कपल्स नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ इवन फॉर अ मंथ। हाँ, हमने देखा है बिग फैट वेडिंग्स, उतनी जल्दी गुब्बारे में से हवा निकलती है। सही बात है। अब इसमें कोई किसी को ताने मारने की बात नहीं है, लेकिन भाई मेरा सिंपल कहना है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 50 lakhs, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 crore, 60 lakhs, whatever it is, XYZ अमाउंट, तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट तो उसकी बेस तो बना लो जिस रिश्ते के ऊपर आप शादी करने वाले हो, राइट। तो इसकी नींव जो है या इसका जो बेस है, ये सिर्फ 2 पिलर्स पर खड़ा रहता है, एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों के सिवा आप कितने भी कंपैटिबिलिटी चेक कर लो, आपकी शादी नहीं टिकेगी। इट विल बी जस्ट वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग कि आपको वो सोलमेट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वुड वांट टू एड्रेस दिस हियर पूनम कि ऐसे सोलमेट वगैरह बहुत ख्याली पुलाव है। Actually, we need to work on our marriage. We need to accept our partner, build the connectivity, take the efforts for it, and it is not a compromise. But I won't agree to this. कि marriage is a compromise. Marriage is a what you can say adjustment. कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत, मैंने कभी नहीं की, कोई भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी शादी टिकेगी। आप इमोशनल कंपैटिबिलिटी में हेल्प कराते हैं। सो लीना जी, इतनी सारी बातें सुन के कि जहाँ इतने सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जा रहे हैं, ये तो सब दिमाग का खेल है, तो यहाँ प्यार कहाँ है इन सब में? कहते हैं शादी का मतलब प्यार, तो इज शादी इक्वल्स टू लव और लव इक्वल्स टू मैरिज? प्लीज थोड़ा इस पे एंड करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड ऑन प्री मैरिटल वाह इन विवाह, हैशटैग शादी के ब्राइट इफेक्ट्स, नॉट साइड इफेक्ट्स। सो प्यार इज अ फीलिंग, राइट। प्यार ये जो इमोशन है, ये इमोशन हम सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस से नहीं कर सकते। वी कैन फॉल इन लव, बट व्हेन वी से आई लव यू, इट इज नॉट अ ग्रेट टर्मिनोलॉजी, it's not a great statement, it's a very selfish statement. The very important thing is, rather than I love you, the focus goes on I. Instead of that, it must be on my partner. What my partner wants, that matters to me the most. It is more important to me, because love should be unconditional, it must not be conditional.
क्योंकि जैसे कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगे, आपका लव रेशो भी कम होता जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप थोड़े से रियलिटी चेक में आ जाइएगा। लव इज ऑल्सो अ फीलिंग, लेकिन उसे रियलिटी में लेकर आइएगा कि सच में मैं इस पार्टनर को मेरा कहने के लिए राजी हूँ। देन माई लव विल ग्रो एंड आई विल स्टार्ट नर्चरिंग द रिलेशनशिप। तो मतलब शादी से पहले थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि आई एम नॉट प्रैक्टिकल, आई एम वेरी इमोशनल, बट आज की एक जो नटशेल कंक्लूजन निकला है वो ये है कि शादी से पहले आप प्रैक्टिकल होइए। जितना आप दिमाग इन बातों में लगा रहे हैं कि आपकी शादी किस तरह से होनी चाहिए, आपकी कुंडली मिली या नहीं मिली, आपका स्टैंडर्ड मिलता है नहीं मिलता, आपकी कास्ट मिलती है नहीं मिलती, इसी तरीके से इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी मिलती है या नहीं मिलती। और जैसा कि लीना जी ने कहा कि क्या ये इंसान, इसे मैं सत्ता उम्र अपना कहना चाहूंगा या चाहूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच लीना जी। लास्ट में कुछ बताइए कि अब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या ला रहे हैं, या आज का अगर आपको समराइज करना है 2-4 शब्दों में या 2-4 लाइनों में, प्लीज गो है। थैंक यू। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे वेडिंग डे। जैसे प्री मैरिटल हमने तैयारी तो कर ली, अब वेडिंग डे उसकी तैयारी कैसी होती है, क्या वेडिंग डे पर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, इज इट रियली अ नीड और अ वांट, ये हम देखना चाहेंगे। और मैं थोड़ा बहुत वेडिंग के जो भी तोहफे जो unknowingly it is called as a dowry, but it is shown in a very new nutshell such as a wedding as a wedding के तोहफे, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली आई वुड फील कि मैरिज जो वेडिंग के नेक्स्ट दिन मैरिज में कन्वर्ट होता है, वेडिंग इज टिल द डे, राइट, दैट वन डे, एंड द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स दिस वेडिंग टर्न्स इनटू मैरिज। क्या उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं या उसकी प्लानिंग हम कर चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। Lovely, lovely. And I am equally excited. Please stay tuned for episode number 2. Thank you for joining us. Thank you, Raji. Thank you.